वेलकम टू अवर पॉडकास्ट चैनल द इनसाइट रूम। आज हमारे साथ है राजू ढूलपाई, जजपा नेता, जो कि पुंडरी से एमएलए का चुनाव भी लड़ चुके हैं और इन्होंने आज दिग्विजय चौटाला जी ने इनको युवा प्रदेश प्रधान महासचिव की जिम्मेवारी भी सौंप रखी है। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो राजू जी, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आप एक पुंडरी के छोटे से गांव पाई से आते हैं और हम सबको यह बात भी पता है कि किस तरह से राजनीति में आने के लिए सबसे पहले तो एक पैसा और पावर का होना बहुत जरूरी है। और जैसे कि हमें पता है आप एक साधारण परिवार से आते हो, तो आपका किस तरह से राजनीति में रुचि हुई और आपने किस तरह से आने के लिए सोचा? देखिए शिवम जी, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करता हूं कि मैं पुंडरी के सबसे छोटे से नहीं, पुंडरी के ही नहीं, हरियाणा के सबसे बड़े गांव, एक पंचायत का सबसे बड़ा गांव पाई है। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस गांव में जन्म मिला। और राजनीति में तो आपको पता है जिस तरीके से कि बगैर मैन पावर, बगैर पॉलिटिकल बैकग्राउंड, बगैर फाइनेंशियल, इन तीन चीजों के बगैर राजनीति में सरवाइव करना, क्योंकि मेरा 20 साल का संघर्ष रहा है। बिल्कुल पॉलिटिकल मेरा, चाहे मैं उस समय स्टूडेंट्स काउंसिल में था, पीयू से मैंने चुनाव लड़ा, उसके बाद मैंने इंसो में मैंने पार्टिसिपेशन किया, तो मैं दिग्विजय जी के साथ रहा। फिर मैं जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर पहले लोकदल थी, फिर जीजेपी, मेन स्ट्रीम में आकर मैंने काम किया। तो फाइनेंशियल जो चीज है वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है। हाँ, वो हर कोई भी व्यक्ति जब राजनीति करता है, तो आप जब भी घर से निकलते हैं तो डेफिनेटली आप घर से निकलते ही, वो कहते हैं ना, जिस तरीके से भाई आप कहीं रेलवे स्टेशन पे गए तो फिर वो आपने ऑटो ली, आपने टैक्सी ली, तो वो मीटर चलता रहता है। तो जैसे आप घर से निकलते हैं तो फिर आपके ऑटोमेटिकली खर्चे शुरू हो जाते हैं, जब तक आपकी बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली और राजनीति के अंदर। तो ये सबसे मेन कारण है। तो मेरे साथ भी बड़ी दिक्कत आई है, प्रॉब्लम्स आई हैं, पर टचवुड के मेरा फ्रेंड सर्कल है, मेरे जो दोस्त हैं मेरे, इतना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इतना मुझे प्यार दिया, उन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ाया कि जो मेरा ग्रुप था उनका सिर्फ एक ही मोटिव था, एक ही टारगेट था कि किस तरीके से हमारे ग्रुप में ये साथी है मेहनत। क्योंकि मैं कभी भी मेरे इतने करियर के अंदर कभी भी मैंने मेहनत में पीछे मुंह करके नहीं देखा। कभी एक भी आज तक भी कोई नेगेटिविटी पार्टी के लिए, पार्टी चाहे अच्छे दौर में चाहे बुरे दौर में, कभी ये नहीं सोचा कि भाई आप संघर्ष ना करो। हमेशा संघर्ष करने का मादा है। दोस्तों को पता था कि संघर्ष कर सकता है, फाइनेंशियली थोड़ी कमजोर है, पर वो मेरी बैकबोन बन के मेरे दो दोस्त मेरे साथ खड़े हुए, तो मुझे आगे बढ़ाया। चाहे कोई रैली है, कोई प्रदर्शन है, कोई मीटिंग्स है, कहीं जाना है, किसी तरीके से है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ पाया। उन्होंने मुझे चुनाव लड़वाया और आज उन्हीं मेरे दोस्तों की वजह से, मेरे साथियों की वजह से और मेरी फैमिली की वजह से तो राजनीति में आज संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी। जैसे कि हम ये देखते हैं कि पार्टी तो और भी हैं, कांग्रेस, भाजपा या अन्य और भी पार्टी है, आप पार्टी या अन्य और भी पार्टी, आपने जेजेपी को चुनने का ही, या जैसे हम सबको पता है कि आपकी दिग्विजय जी के साथ या दिग्विजय जी के साथ आप बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित भी और वही आपके एक तरह से प्रेरणा के स्रोत भी होंगे राजनीति में, तो मुख्य कारण उनका क्या है सर? देखिए जब मैंने राजनीति की शुरुआत की थी तो उस वक्त, आज से 20 साल पहले तक भी हरियाणा प्रदेश के अंदर मेरा ही परिवार नहीं, अमूमन बहुत सारे परिवार इस तरीके के होते थे जो चौधरी देवीलाल परिवार से जुड़े होते थे। बिल्कुल चौटाला साहब से जुड़े होते थे, लोकदल परिवार में जो कट्टर लोकदली होते थे, तो हमारा परिवार भी लोकदली था। तो मेरे प्रेरणा स्रोत तो दिग्विजय तो मेरा भाई है, प्रेरणा स्रोत तो मेरे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी है, जिनसे मैं इंस्पायर होकर के मैं लोकदल में उनसे जुड़ा था। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी वो शख्सियत है मेरे जैसे लाखों युवाओं को जिन्होंने राजनीति के अंदर आगे बढ़ाया, मौका दिया, संघर्ष करने का मौका दिया। राजनीति में इंसान किस तरीके से आगे बढ़ता है, आप जब किसी पॉलिटिकल लीडर से मिलते हो, वो आपको हौसला देता है, वो आपको बाय नेम जानता है, आपके काम करवाता है, या वो आपको इस तरीके से आगे बढ़ाता है कि भाई हाँ भाई आप आगे बढ़ सकते हो, मोटिवेशन मिलता है। मैं एक वाक्य आपके साथ शेयर करता हूँ कि 2007 के अंदर चंडीगढ़ के अंदर एज ए टीचर मेरा पेपर क्लियर हो गया था। अच्छा जी। तो टीजीटी का, तो मैं डॉक्टर अजय सिंह, उस वक्त ये होता था कि भाई आपका इंटरव्यू है तो आप कोशिश करते हैं, तो मैंने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को मैंने मेरा रोल नंबर दिया कि सर मेरा इंटरव्यू है,
तो करवा और दो। मेरी कोई हो जाए हेल्प। जी। तो मुझे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने ये कहा कि मैं मेहनती था, वो देखते थे मेहनती, वो पहचानते थे। तो भगवान जाने उनके मुंह से वो कहते सरस्वती निकलती है। मुझे बड़े साहब ने ही बोला कि कोई नहीं यार, तू तो मास्टर लगाने वाला बनेगा। बिल्कुल, नितर बिल्कुल। तो वो बात थी कि मेरी वो जो मैं एक नंबर से इंटरव्यू में रह भी गया, रह भी लेकिन गया। मैं यूं ही आगे बढ़ता गया और मतलब मुझे ये लगा कि भाई शायद राजनीति मेरी राजनीति राजनीति आपके है। लिए बनी है। जी। तो वो उनकी वो बात 2019 में जाके मेरे को चुनाव लड़ने का मौका मिला। डॉक्टर साहब ने मुझे मौका दिया और 2013-14 में दिग्विजय जी, जब चौटाला साहब को, राजेश सिंह जी को बिल्कुल। जेल हो गई, तो हमारी पार्टी इंसो के विंग थी, तो उसमें दिग्विजय जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाली इंसो की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। मुझे राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेवारी दी। तो उनके साथ फिर निरंतर एक ऐसा समन्वय बना। मैं और दिग्विजय जी, हम छात्रों के साथ लड़ाई लड़ने में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देशवाल होते थे, वो सभी साथी मिलकर जितनी टीम थी। और दिग्विजय चौटाला जी की खास बात है कि वो एक नेता की तरह नहीं, एक भाई की भाई की तरह तरह हर युवा साथी को साथ लेकर के चलते हैं। और हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिर जेजेपी बनी, जेजेपी के अंदर हमने मिल करके संघर्ष किया, दुष्यंत चौटाला जी के दुष्यंत लिए चौटाला संघर्ष जी, किया, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जहां आपका मन मिलता है, जहां आपके विचार मिलते हैं, वही है ना। जहां आपकी, देखिए राजनीति के अंदर आदमी का मनमुटाव कब होता है कि भाई कोई काम ना बने, कोई हाँ जी, हाँ छोटी जी, मोटी बिल्कुल, बात हो बिल्कुल। जाए, तो अब नेताओं से दूरी बना लेते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भाई अपनों से ही मनमुटाव होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग कहते थे कि थोड़ पड़ा पत्थर भारी। तो अपने मेरी जो विचार है दुष्यंत जी से, दिग्विजय जी से हमारे मेल खाते हैं। और मेरे को तो ये, हम मुझे मेरे मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत साथी हैं जिनको ये एक भाई की तरह, वर्कर की तरह नहीं, एक भाई की तरह प्यार करते हैं, उनसे बात शेयर करते हैं। तो फिर ऐसे युवा साथियों के साथ, और इनका विजन है, पढ़े लिखे हैं और मैंने तो करीब से देखा है। और जो ये बोलते हैं वो करते भी हैं, मतलब बहुत जानवर, बहुत, मैं कह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग यूथ लीडर हैं दोनों भाई। और आने वाले समय के अंदर आप देख लेना, इन दोनों भाइयों का ही बोलबाला हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर रहेगा। बिल्कुल। जैसे कि अब ये बात है, जैसे कि हम सबको पता है कि किसान आंदोलन हुआ, कुछ किसान शहीद भी हुए। जैसे कि उस टाइम में दुष्यंत जी डिप्टी सीएम थे, पर उस पे जेजेपी ने चुप्पी साधी रखी। क्या आपको लगता है कि इन चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा? नहीं, डेफिनेटली हमें चुनाव में किसान आंदोलन का बहुत नुकसान हुआ ही है। हमारे अपने थे जिनको ये लगा कि भाई दुष्यंत चौटाला जी ने कि भाई अगर दुष्यंत चौटाला जी इस्तीफा देते तो सरकार गिर जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमारा तो कोई कोई कहीं दोष भी नहीं था। जो बिल बने थे उन पे साइन भी बीजेपी के एमपी के, हमारा तो एमपी भी नहीं था। और ना हमारी वो सरकार गिरनी थी बीजेपी वालों की। और आज भी बीजेपी की सरकार है आंदोलन के बाद भी। लेकिन कांग्रेस या दूसरे अन्य दलों ने इस तरीके से टारगेट हमें कर लिया था दुष्यंत चौटाला को कि भाई यूथ है, इसको यहीं रोक दो, ये आगे ना बढ़ पाए। तो जितना सारा ब्लेम था हमारे ऊपर डाल दिया। चलो अगर हम ये मान लेते कि भाई हमने, हमारी वजह से ही सरकार गिर जाती है, नहीं, फिर अब बीजेपी की सरकार किस कहां से आई, कैसे आई? आज तो कुछ सुनने वाला भी नहीं है किसान कमेरे की। उस वक्त कम से कम दुष्यंत चौटाला सुनने वाला था, काम करने वाला था। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बीके शिवम जी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विजन होता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कोई वर्कर्स मेहनत करते हैं या आम जनमानस जब वोट देता है तो उनकी ये सोच होती है कि भाई इनका एक घोषणा पत्र है। ये हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भी जनमानस वोट देता है वो घोषणा पत्र पे देखता है, भाई इनका घोषणा पत्र क्या है, ये क्या हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए कर सकते हैं, क्या इनकी प्रायोरिटी है, ये किस तरीके से भला कर सकते हैं। तो हमने हमने विरोध झेला। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने अपने कार्यकाल के अंदर, और ये कहते हैं लोग, कहते हैं कि 4.5 साल का कार्यकाल, हमें 4.5 साल का नहीं, हमें एक साल का कार्यकाल मिला है। तो 2 साल तो हमारे कोरोना के अंदर निकल के, फिर एजुटेशन के अंदर निकल गया। तो अमूमन 6 महीने पहले हमारा गठबंधन टूट गया था। तो हमें 1-1.5 साल का जो अरसा हमें मिला काम करने, उसके अंदर आप देखिए ना दुष्यंत चौटाला ने कितनी अनाज मंडियां बनवाई हैं, किसान की खाते में डायरेक्ट पेमेंट गई है। और हमारा इसके अंदर पंचायत के अंदर 50% महिलाओं को आरक्षण दिलाया है, 8% बैकवर्ड को आरक्षण दिलाया है। और हमारा जो राशन डिपो है उसके अंदर हमारे उसमें महिलाओं को अधिकार दिलवाया है। 2 एयरपोर्ट बनवाए हैं, मारुति का कारखाना लगवाया है जो सोनीपत के अंदर लगा, खरगोदा के अंदर। पे तो बीजेपी कहती है उन्होंने। हाँ देखिए, फिर वही कहते हैं ना जी, अब बीजेपी की सरकार आ गई, वो तो क्रेडिट लेंगे ना जी, हमें तो बुराई दे दी सभी, जितनी बुराई थी हमारे सिर मत्थे मंड दी। और हमारे लोगों ने भी ये माना कि भाई शायद ये दोषी हैं,
लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति जो मेरा कि किसान की आवाज सुनने वाला दूषण था, आज तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। ये बातें हम उस वक्त इन बातों का प्रचार नहीं कर पाए, धीरे धीरे लोग मान रहे हैं। अब हमने हांसी के अंदर युवा सम्मेलन किया, हमने युवा रैली की, दिव्य जी जो जहां पर किसान आंदोलन का बहुत ज्यादा प्रभाव था नारनौंद के अंदर, हम वहां गए, लोगों ने ये माना कि भाई हाँ वाकई में तुम्हारा कसूर नहीं था, लेकिन एक वो होती है कि भी दूषण के पीछे पड़ गए, तो हम भी उसमें बैठ गए थे। तो दिग्विजय जी ने वहां पर खुल के कहा भी चलो जी आपकी जनभावना थी, हमसे गलती हुई है, हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, मांग रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने हैं। और आप ये देखिए ना शिवम जी, कितने 22-32 साल के लड़के थे, नई नई पार्टी थी, संभाला बड़ी मुश्किल होता है, बड़े बड़े लोग भी गलती करते हैं, वो भी गलती कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर दिग्विजय ने कहा कि भाई आने वाले समय में अपनी गलतियों को सुधारेंगे और दोबारा इस तरीके से जनता को आपकी निराश नहीं करेंगे और दोबारा मेहनत करेंगे और पार्टी खड़ा करेंगे। और आप क्या समझते हो कि जैसे गठबंधन टूटा, तो ये दुष्यंत जी की तरफ से गठबंधन तोड़ा गया या बीजेपी ने ही गठबंधन तोड़ा आपने? नहीं देखिए, ये भी हमें जो टिकट का हमने सीट मांगी थी, वो हमें कोई और सीट ऑफर कर रहे थे। हमने ये भी कहा था कि भाई आप पेंशन को 5100 कर दो। हाँ जी, जैसे कि उन्होंने पेंशन पे 5000 का वादा हमने 5100 कहा था। अब देखिए, लेकिन 5100 भी तब होती है अगर 46 एमएलए हमारे होते, मुख्यमंत्री दुष्यंत होता और ना करते तो हमें ब्लेम करते, लेकिन जिनको विरोध करना है वो विरोध करते हैं, वो नहीं समझते। हमने 1000 पेंशन तो बढ़वाई, दुष्यंत जी ने 1000 पेंशन तो बढ़वाई, लेकिन उन्होंने हमारे वादा पूरा नहीं किया। फिर वही बात है ना जी, जो अच्छे काम थे क्रेडिट जानबूझ करके वो बीजेपी लेने की कोशिश की, और जो बुराइयां थी हमारे सिर पे उन्होंने डाल दी, और हमें इसका खमेज भुगतना पड़ा चुनाव के अंदर। और जैसे कि मान लो कि आज आपको कोई भी पार्टी, कोई अन्य पार्टी, ना केवल कांग्रेस बीजेपी या कोई भी अन्य पार्टी, नेल्लो लगा लो या आप लगा लो, आपको ऑफर करते हैं किसी पद पे, उच्च पद पर, क्या राजू डुलपाई जेजेपी को छोड़ने के लिए तैयार? राजू पाई के अंदर तो हरा पीला खून समा चुका है, और मैं तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का शिष्य हूँ, उनका बच्चा हूँ, और दुष्यंत दिग्विजय के साथ मेरा इतना प्यार है, मुझे भाइयों तरह प्यार देता है। इंसान को एक सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, आत्मसम्मान चाहिए। एक पद, इतना बड़ा पद मुझे दिया हुआ, इतना बड़ा नाम मुझे दिया है, मुझे चुनाव लड़वाया, और इससे बड़ा पद क्या लेना है? तो राजू पाई तो दुष्यंत दिग्विजय के साथ ही रहेगा और हमेशा ही रहेगा। और कभी ऐसा कोई मंजर आया कि भाई मुझे राजनीति से हटना ही पड़ा, हाँ जी, तो फिर राजू भाई राजनीति को ही छोड़ देगा, लेकिन पार्टी को नहीं बदलेंगे। ये बात आज फाइनल है डेफिनेटली। ऑन कैमरा है, ऑन रिकॉर्ड है, इसको रिकॉर्ड रखना जी। और जैसे कि अगर आपके शीर्ष के नेता आपको ये बात कहते हैं कि आप जैसे, हर किसी एक नेता को होता है कि एमएलए के चुनाव लड़े और अपने आप को एमएलए के रूप में या मंत्री के रूप में देखें, पर अगर वो आपको ये कहते हैं कि भी आप एमएलए के चुनाव ना लड़कर हमारे साथ एक कार्यकर्ता के रूप में ही अपना जीवन समर्पित करें, निश्चित तौर पर करेंगे। पार्टी हाईकमान का फैसला है। आप अपनी मेहनत कीजिए, क्यों भाई, अपनी मेहनत कीजिए। हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं चुनाव लड़ूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं संगठन को मजबूत करूं, मैं संगठन को मजबूत करूं। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या है? संगठन को मजबूत करना। जिन हालातों में हमारी पार्टी से निकल करके आई है, आप देखिए ना, कोई भी जितनी भी आज तक हरियाणा के अंदर पार्टी नहीं बनी है, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बनाई, बिल्कुल, कुलदीप बिश्नोई जी ने बनाई, गोपाल कांडा जी ने बनाई, विनोद शर्मा जी ने बनाई। एक चुनाव हारने के बाद वो लोग किसी अन्य दल के अंदर मर्ज कर गए, मिलित हो गए, लेकिन इतना विरोध उन्होंने नहीं झेला जितना विरोध हमने झेला। उसके बावजूद मैं दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को मैं सैल्यूट करता हूं ऑन कैमरा। इन दोनों भाइयों के अंदर इन्होंने उस हार से सीख लेकर के बिना डिमोरलाइज हुए एक हौसले के साथ पिछले 1.5 साल से ये लोगों के अंदर बने हुए हैं, जा रहे हैं, माफी मांग के आगे बढ़ रहे हैं, विजन है। वरना तो कोई और राजनीतिक दल होता इस तरीके से, जो बुरी हार हुई है, हमारी कारी हार हुई है, उसके बाद या तो घर बैठ जाते हैं या किसी पार्टी मर्ज कर देते। तो मैं आप ये मान करके चले कि जब दोनों भाई इस शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे जैसे साथियों का भी ये फर्ज बनता है कि हम उनकी बाजू बनकर उनका साथ देकर, उनकी परछाई बनकर के इस संगठन को मजबूत करें। हमारी पहली प्रायोरिटी यही है कि किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए। दिग्विजय चौटाला जी ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से, दुष्यंत चौटाला जी से सलाह करके, मशवरा करके मुझे युवा प्रदेश प्रधान महासचिव की जो जिम्मेवारी दी है, तो मेरा यही फर्ज बनता है कि मैं दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर के युवा संगठन को मजबूती से खड़ा करें। और हमने खड़ा कर भी दिया है। जो संगठन हमारे पास है, किसी अन्य राजनीतिक दल के पास युवा संगठन नहीं है। और हमने इस बात का लोहा 13 तारीख को हांसी के अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस पर एक विशाल हरियाणा जन चेतना रैली के रूप में मना करके अपने युवा संगठन का लोहा मनवाया भी है। और हमारा यही फर्ज है कि भी हम संगठन को मजबूत करेंगे। चुनाव बहुत दूर है,
आने वाले समय के अंदर जो पार्टी हाईकमान फैसला करेगी, जो दिशा निर्देश देगी, चुनाव लड़ने का बोलेंगे चुनाव लड़ेंगे, संगठन की सेवा करने के लिए बोलेंगे संगठन की सेवा करेंगे। तो जैसे कि अब जेजेपी है, इनको इतना विरोध, जैसे कि फेसबुक है या कोई अन्य भी है, जैसे कमेंटों में बोला भी जाता है, जैसे कि अभी पीछे भी एक वीडियो वायरल हो जहाँ पे दुष्यंत जी को एक विरोध का सामना करना पड़ा एक बुजुर्ग के द्वारा। तो आप इनको किस तरह से नकारात्मक रूप से देखते जी हैं? नहीं, देखिए भारतीय संविधान के अंदर हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता अपना कहने अधिकार की, है। बोलने की, लिखने की स्वतंत्रता सबको है। और सोशल साइट्स आज के समय में हर व्यक्ति है, मेरी को विचारधारा कुछ हो सकती है, आपकी विचारधारा कुछ हो सकती है, दूसरे भाई कुछ हो सकती है। 2.5 करोड़ जनता है हरियाणा प्रदेश के अंदर, कोई 10 कमेंट, कोई 20 कमेंट, 50 कमेंट, अगर हम उनसे विचलित होंगे तो वो वर्गवाद भी आगे बढ़ ही नहीं सकता। और जो 10, 20, 50, 100 व्यक्ति को नकारात्मक कमेंट करता भी है, वो हमारे अपने हैं, कोई बात नहीं, समय के अनुसार हम मेहनत करेंगे, अपने विचारधारा के अनुरूप उनको बदलने काम भी करेंगे, वो हमारे भाई हैं। जो लोग अन्य दल से संबंधित हैं वो तो हमारा विरोध करेंगे। जो न्यूट्रल लोग हैं कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वो हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, उनको हम मनाएंगे। जो आज नकारात्मक है वो कल सकारात्मक भी होंगे, हमारी यही थ्योरी है। और उस तरीके में हम निरंतर काम भी करें। आप पिछले 6 महीने से आप दिग्विजय सिंह चौटाला जी की प्रोफाइल खोल करके देखिए, हाँ जी, हाँ जी। आज से अदूषण जी की, जो आज से 6 महीने पहले जो हमारे नकारात्मक कमेंट्स जो आप कह रहे हो, हाँ जी, हाँ जी, जिनको हम तो देखते नहीं, लेकिन फिर भी नहीं जो होंगे, देखते थे, जो होते थे, आज देखने उसमें से कोई 1-2% ही लोग हैं जो नकारात्मक बात करते हैं। तो हर नकारात्मक वो हर व्यक्ति को मिलेंगे, वो हर व्यक्ति को मिलेंगे। आप सबको मिलेंगे। आप कुछ भी करें, अगर आप कोई अच्छा काम भी करेंगे, आपको खेती करेंगे, आपको बिजनेस करेंगे, हम तो उसमें भी आपको पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमें भी देखना आप देखिए, पॉडकास्ट कर रहा हूं तो कई लोग आपको भी कहेंगे कि भाई आपने क्या काम शुरू कर दिया, क्या। हर तरीके के हर व्यक्ति की अपनी राय है। नकारात्मक आप मत सोचिए, नकारात्मक अगर व्यक्ति नकारात्मक नहीं होगा, कोई नेगेटिव बात नहीं करेगा, तो आप सीख किससे लेंगे? अगर सभी व्यक्ति आपको अच्छा अच्छा कहने लगेंगे तो फिर आप अपनी कमियों को दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। जो नेगेटिव कहने वाले हैं वो भी आपके लिए एक स्ट्रेंथ है, वो जो वो जिस चीज के लिए वो टारगेट कर रहे हैं, आप उस चीज को पकड़ें, उसको दुरुस्त करें और ठीक करें और जिंदगी में आगे बढ़े। अगर जेजेपी की सरकार बनती है, और जैसे कि आपने भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री दुष्यंत जी ही बनते हैं या जो भी पार्टी के शीर्ष नेता डिसाइड करेंगे, अगर जेजेपी की सरकार ही बनती है वो भी संपूर्ण बहुमत से, तो ऐसे क्या 3 कार्य हैं कि आप अपने पुंडरी के लिए करवाना चाहेंगे, या ऐसे क्या 3 कार्य हैं जो आप पूरे संपूर्ण प्रदेश के लिए भी करवाना चाहेंगे? देखिए दूसरा, जैसे कि हमें सबको पता है कि अब के समय में ना हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरी, आपको पता, लोग बच्चे बाहर जा रहे हैं, और न केवल बाहर जा रहे हैं परंतु डोंकी के रास्ते से भी बाहर जा रहे हैं। तो नौकरियों में कहीं ना कहीं गिरावट भी है, या देखा जाए भी बीजेपी भी कहती है अभी नौकरियां मिल रही हैं, परंतु अगर एक तरह से ग्राफ देखा जाए तो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है, अगर आज आप ग्राफ उठाकर देख लें। देखिए अगर दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनते हैं, और निश्चित तौर मैं नहीं कहता, आज भी जनता ये कहती कि ये लड़का आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आने वाले समय के अंदर मुख्यमंत्री बनेगा, इसके अंदर काबिलियत है, पढ़ा लिखा है, विजन है, उसका क्लियर विजन है कि भाई मुझे किस तरीके से बढ़ना। मैं, मेरी दिली इच्छा है जिस दिन दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने जी, तो सबसे पहले जो 75% की सरकारी नौकरियों में आरक्षण, जो आरक्षण हरियाणवी का जो आरक्षण है वो लागू हो, क्योंकि अगर वो बीजेपी उसको लागू कर देती, वो कोर्ट में ना जाता, तो आज जो हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं हरियाणा प्रदेश के, तो वो प्राइवेट फील्ड के अंदर उन हरियाणा के बच्चों का 75% हमारे बच्चों को ही नौकरी मिलती, तो कितना हमारे बच्चों को बाहर जाना ना पड़ता, जगह जगह धक्के नहीं खाने पड़ते, क्राइम ना बढ़ता। अगर रोजगार ना मिले, बच्चे क्राइम के हो जाते हैं। तो मैं सबसे बड़ा ये मानता हूं कि दुष्यंत चौटाला की एक दूरगामी सोच थी कि भाई 75% जो आरक्षण है हरियाणवी को हरियाणा के अंदर, वो लागू करके दिया जाए। और ये विजन पे वो बिल्कुल उन्होंने विधानसभा के अंदर पारित भी करवाया, लेकिन वो तो बीजेपी ने चाल के तहत उसको लागू नहीं होने दिया। दुष्यंत जी ने उठाया था ये मुद्दा भी, जैसे कि कहते हैं अभी उठाते हैं, ग्राफ में देखा भी जाता है। दुष्यंत चौटाला जी का जो प्रायोरिटी है मुद्दा ही यही है कि भाई किस तरीके से हरियाणा के जो यूथ है, जो 60 से 65% जो यूथ है हरियाणा के अंदर, उसको किस तरीके से रोजगार दिलाया जाए, उसको किस तरीके से जो रोजगार के हैं वो प्रोवाइड किया जाए, उनको किस तरीके उनका विजन क्लियर किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे ज्यादा यूथ है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला यूथ है, दिग्विजय चौटाला यूथ है, तो यूथ की ही सोचेगा। तो किस तरीके से यूथ को आगे बढ़ाया जाए, तो सबसे बड़ी बात यही है कि भाई दुष्यंत चौटाला
उस जो 75% वो दुष्यंत चौटाला जी आज भी ये कहते हैं, आप इंटरव्यू सुन लें, कि भी उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी मैं लड़ूंगा, पैसे भी लगाने पड़े, वकील भी खड़ा करने पड़े, मैं अपनी तरफ से लगाऊंगा, क्योंकि मेरा एक सपना है कि हरियाणा के यूथ को हरियाणा के अंदर ही प्रायोरिटी मिले। और जैसे कि हमने देखा भी है, और किस तरह से भी पहले जैसे दुष्यंत जी भी थे, आपकी पार्टी भी थी, कभी भी यह देखने को नहीं मिलता था कि बीजेपी की बुराई करती हो या बीजेपी के बारे में कुछ गलत रहता। पर आज आपके भी नेता, कई अन्य नेता भी हैं जो कि आपकी जेजेपी पार्टी से भी, जो बीजेपी के खिलाफ भी बोलते हैं और बीजेपी की बुराई भी करते हैं। परंतु कुछ लोगों का यह कहना भी है, और यह है भी, कि जब आपके साथ वो सम्मिलित थे और वे डिप्टी सीएम थे, तब तक उन्होंने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल, आज कांग्रेस है, भाजपा है, इनेलो वाले हैं, आम आदमी पार्टी है, बसपा है, कोई भी है, जी हर राजनीतिक दल की अपनी एक सोच होती है, जी, उनका विजन होता है, उनको ये होता है कि भाई हम हरियाणा के प्रदेश के लिए ये करें। बिल्कुल। आप ये तो नहीं है कि भाई आपको लोग वोट विपक्ष में बैठने के लिए देंगे। जब तक आप सत्ता के अंदर नहीं आएंगे तो आप किस तरीके से अपना विजन बता सकते हैं कि मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए काम कर सकता हूं। दुष्यंत चौटाला ने जो गठबंधन के अंदर गए, उन बीजेपी को हमने समर्थन दिया, पर लोगों तो का हम ये भी अपने कहना था कि हम अपने आपने वोट ही सिर्फ कांग्रेस को दी थी, कि कांग्रेस से गठबंधन करो, तो नहीं, कांग्रेस किसी ने होने कहा का। था, ये हमने कहा ही नहीं, हमने कभी ये थोड़ी कहा था भाई नहीं, आपने नहीं, लोगों की यह मंशा थी। नहीं, हमने कभी नहीं कहा। फिर हमने तो प्रायोरिटी दी थी। आप मुझे बताइए, जी कांग्रेस के 31, भाजपा के 40, हमारे 10, 31, 10, 41, 5 तो फिर भी दूर थे, निर्दलीय थे, बीजेपी के साथ ऑलरेडी वो सरकार बना चुके थे। वो तो 6 के 6 जो 7 निर्दलीय थे, 7 के 7 निर्दलीय, वो हेलीकॉप्टर में चढ़ करके, वो जहाज में चढ़ करके दिल्ली जा चुके थे। वो तो एक स्थायी सरकार देने के लिए दुष्यंत चौटाला जी ने गठबंधन किया। हमने अपना जो एजेंडा था उनके सामने रखा कि हमारे विजन है, हमारे ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, आप इनको अगर करेंगे पूरा तो आपके साथ हैं। तो उसके तहत हम इंसान तभी तो राजनीतिक पार्टी तभी तो जाती है भी को अपने विजन पूरे कर सके। और हमारा किसी भी राजनीतिक दल का किसी राजनीतिक दल से कोई द्वेष नहीं होता, कोई वैर नहीं होता, बिल्कुल। उनकी नीतियों से वैर होता है, उनकी नीतियों के खिलाफ होते हैं। आज हमको बीजेपी को गाली थोड़ी देने हैं, हम तो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ है। तो बीजेपी हरियाणा प्रदेश के लोगों के खिलाफ जो कदम उठाएगी, आज एलपीजी का कितना बड़ा मुद्दा है। तो इन जो जिस तरीके से वो जो गड़बड़ है, आज राज्यसभा का चुनाव है, राज्यसभा के चुनाव में चुनाए जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, आप उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हो, वो बिक रहे हैं। इस तरीके के जो खिलाफ जो गलत नीतियां हैं, उनके खिलाफ ही हमारी आवाज है। वही दुष्यंत चौटाला जी पहले करते हैं, वो अब कर रहे हैं, वही हम भविष्य में करते रहेंगे। और आगे कभी ऐसा होता है कि ज्यादा एमएलए हैं कांग्रेस के, और वही आपकी वैसी ही नीति बन गई कि सेम है, यही हो गया, पर उसमें बीजेपी के कम है, आप कांग्रेस से ज्यादा है, क्या कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएगी? देखिए शिवम जी, ना मैं पीएससी का मेंबर और ना मैं इतना बड़ा व्यक्ति कि मैं इन बातों का आकलन जवाब दे सकूं, आकलन कर सकूं। ये हमारी पार्टी हाईकमान का फैसला है। और दुष्यंत चौटाला जी बहुत सुलझे लीडर है, बहुत पढ़ा लिखा, जिसका विजन और जिसके अंदर जी, मैं वही अधिकारी भी ये मानते हैं, थ्रू भी आपको कह रहा हूँ, अधिकारी भी ये मानते हैं कि पिछली सरकार के अंदर भी कि भाई हमें एक ऐसा नौजवान यंग डायनेमिक लीडर मिला है कि जो उप मुख्यमंत्री था, जो तथ्य में बात करता है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, और बिल्कुल हर तरीके से किस तरीके से काम किया जा सकता है उनसे डिस्कस करता है। तो बहुत समझदार है वो। अगर कोई किस तरीके के सिनेरियो बनते हैं तो फैसला हमारे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय जी, हमारे हाईकमान बैठी है, हमारी पीएससी बैठी है, वो अच्छा ही फैसला लेंगे जो जनता के हित में होगा, लोगों के हित में होगा, और जिनसे लोगों की भलाई हो सकती है। और आप ऐसे कोई 3 कार्य है कि जो आप अपने पुंडरी में करवाना चाहते हो? कोई मुख्य 3 कार्य है भी? हाँ भी, जब मुझे विधायक बनने का सौभाग्य मिलेगा, और नहीं, आप अगर मुझे, चलो अच्छी बात, आप बनो और आप बन गए, तो जब हरियाणा, देखिए अब तो वो बात होगी ना जी, आज कब, अभी चुनाव नहीं है, जब चुनाव बनेंगे, जब चुनाव लड़ेंगे, जब चुनाव लड़ेंगे अपने मुद्दे बताएंगे। मुद्दे कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं। मुद्दे, आज कोई मुद्दा है, आज कोई मुद्दा है, कल कोई मुद्दा है, कोई मुद्दे 3 उठाने पड़े पुंडरी की जनता के लिए, क्या उठाओगे? नहीं, पुंडरी की जनता के लिए सबसे पहले तो मेरी तो ये जो प्रायोरिटी है, पुंडरी को उपमंडल का दर्जा मिल जाए, क्योंकि हमारे लोगों को करनाल या पुंडरी फिर कैथल भागना पड़ता है। तो अगर हमारा एसडी वहां बैठता है तो इससे अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आसपास बड़े बड़े गांव हैं। तो उपमंडल का जो दर्जा है पुंडरी को मिल जाए तो सबसे, जो पुंडरी के लोग हैं वो सबसे बढ़िया, इसलिए उनके लिए सौगात होगी। और ओवरफ्लो जो पूरे हर गांव के अंदर जो पानी की निकासी की समस्या है, हर गांव के अंदर ये समस्या है। अगर निकासी की जो समस्या है
वो सोल्व हो जाए तो पानी ओवरफ्लो ना हो तो फिर गलियां नहीं टूटेंगी, वरना आपको दोबारा फिर आप सड़कें बनाओगे, गलियां बनाओगे, फिर टूट जाएंगी। और लेकिन वो जो बीमारियां हैं उनसे फैलने वाली हैं, तो ओवरफ्लो जो एक बड़ी चीज है वो भी बहुत बहुत जरूरी है, एक अहम वो चीज मुद्दा है। है अपने आप ये में। बहुत अहम मुद्दा है। और जो सबसे बड़ी जो पुंडरी के अंदर मैं जो दिक्कत देखता हूँ वो स्वास्थ्य चीज की है। वो हमारे अंदर, हमारे पुंडरी के अंदर हेल्थ की जो है मेडिकल मेडिकल फैसिलिटीज फैसिलिटी लो, नहीं है। हमारे लोगों को करनाल, कुरुक्षेत्र या यहाँ पर जाकर इधर दिखाना इधर पड़ता भागना है, पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा तो तो वो वह स्वस्थ कुछ मन से नहीं सोच भी कर नहीं सकता, सकता। आगे बढ़ भी नहीं सकता। तो मेरी प्रायोरिटी ये है, बाकी प्रायोरिटी तो बहुत ज्यादा है भाई। अगर आप हर आदमी के लोगों की भाई हर हम किसी की सुनेंगे, तो हाँ वो प्रायोरिटी होती है, अलग लेकिन अलग होती है। ये तो जो मेन मुख्य मुख्य चीजें हैं जो मुझे लगता है कि पुंडरी के जो लोग हैं उनको मिलनी चाहिए। और जैसे कि अब जज्बा है, हम देखते हैं कि जज्बा किस तरह से अब बढ़ता ग्राफ जा रहा है। जैसे आपने बताया कि हांसी में रैली हुई, क्या आगे भी ऐसी रैलियां देखने की मिलेंगी? नहीं, हांसी में नहीं, जननायक जनता पार्टी ने 3 महीने के अंदर 2 रैली, हमारी 7 दिसंबर को हमने एक बहुत विशाल रैली जुलाना के अंदर की, कि और उसके फिर 3 महीने के बाद डॉक्टर अजय सिंह चौधरी जी के जन्म दिवस पर हमने हांसी में एक रिकॉर्ड तोड़ रैली की है। तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार, जो स्नेह है, वो जननायक जनता पार्टी को मिल रहा है। दिग्विजय चौटाला जी के प्रति दोबारा लोगों के अंदर आस्था बढ़ रही है। और हांसी रैली तो हमारे लिए इसलिए एक बड़ी रैली थी क्योंकि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्म दिवस था। जन्म दिवस था। और जो उनका जो 10 साल सजा के बाद तो 6 साल का एक प्रतिबंध होता है, चुनाव नहीं लड़ सकते, हाँ तो जी, वो खुल गया। वो भी आजीवन हुआ। जो अब वो भी हाँ, लड़ेंगे। वो चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन ये था कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को दोबारा फिर सक्रिय राजनीति के अंदर अपना आगे बढ़ने का और लोगों की सेवा करने का, लोगों को आशीर्वाद देने का मौका मिलेगा। तो हमने एक बड़ी अच्छी रैली की है। तो आप ये देखिए कि 3 महीने के अंदर जननायक जनता पार्टी ने, जिनके पास ना कोई एमएलए है ना कोई मंत्री है, और आज एक बिल्कुल ग्राउंड से उठ करके मेहनत करके दोबारा इतनी बड़ी रैलियां की है। और आने वाले समय के अंदर फिर दोबारा लोगों के बीच में जाएंगे। अब फिर दिग्विजय चौटाला जी की 27 तारीख के बाद दिग्विजय चौटाला जी दोबारा फिर हरियाणा के दौरे पे अपने जिले जलवाइज लोगों के घर जाएंगे, चाय पियेंगे, कार्यकर्ताओं को बनाएंगे। तो दोबारा फिर हमारा जो एक जन जन जागरण अभियान है वो 27 के बाद फिर शुरू होने वाला है। और हम तो 23 तारीख को भी जींद की अनाज मंडी के अंदर एक विशाल रक्तदान शिविर दिग्विजय चौटाला जी शहीदी दिवस पर लगाने का काम कर रहे हैं। तो निरंतर दोबारा जननायक जनता पार्टी का जो लीडरशिप है वो दोबारा फिर लोगों के बीच में है और मेहनत कर रही है। और आने वाले समय में फिर जो आपको विशाल, इससे बड़ी बड़ी रैलियां देखने को मिलेंगी। क्या कार्यकर्ताओं को मनाया जा रहा है? जैसे कुछ कार्यकर्ता रूठे भी, आपसे अलग भी हो आपकी पार्टी से, क्या उनको मनाने का प्रयास क्यों नहीं निरंतर मनाएंगे? है? हमारा परिवार है, वो हमारी फैमिली मेंबर्स है। वो जननायक जनता पार्टी जो बनी थी उनके फाउंडर मेंबर है, उन्होंने मिलकर बनाया था। एक संगठन है, परिवार एक संगठन के साथ चलता है। और परिवार में जब सभी मेंबर साथ हो तभी आगे बढ़ जाता है। जो हमारे भाई, हमारे साथी किसी कारणवश हमसे नाराज है, उनको मनाएंगे, उनके हाथ भी जोड़ेंगे, पाँव भी पकड़ेंगे, उनको गले से भी लगाएंगे, उनके घर घर भी जाएंगे। तो वो हमारे साथी हैं। वो हमसे नाराज हो सकते हैं, हमसे दूर नहीं जा सकते। उनको मनाएंगे, साथ लेकर के आएंगे, दोबारा फिर एक यूनिटी के अंदर बढ़ करके पिछले वाली जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त कर करके भविष्य में फिर एक नई जो युवा शक्ति है उसकी नींव रखने का काम करेंगे। क्या गलतियां लगता है? जैसे अभी आपने ही कहा कि कुछ गलतियां हुई, तो क्या आपको लगता है? निश्चित तौर आपने पहले किसान आंदोलन की गलती? हाँ जी, जन भावना जो लोगों की थी हम उसको नहीं पढ़ पाए। वही क्या आप जैसे कार्यकर्ता हो, निश्चित तौर पर जो जन भावना है हम उसका सम्मान करेंगे, और जिस तरीके से जो जनता आदेश करेगी उस तरीके से राजनीति में आगे बढ़ेंगे। मतलब जनता का जो कहा गया है उसको निश्चित तौर पर जनता के बगैर कुछ नहीं। यही जनता है जो फर्श पे बिठाती है, और यही जनता फर्श पे बिठाती है। तो जन भावना को ही सर्वमान्य फैसला माना जाता है। उस पे हमने सीख ली है और दोबारा उस सीख को आगे बढ़ा करके फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको भी युवा प्रदेश प्रधान महासचिव की अब जिम्मेवारी मिली हो, तो आप उस पे क्या कार्य कर रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर हमने संगठन को मजबूत किया है। पूरे जिस तरीके से दिग्विजय जी ने मेरी ड्यूटी लगाई है, हम हर जिले के अंदर गए हैं। हमने हर जिले के अंदर मजबूत हमारे जिला प्रधान और जिला प्रभारी खड़े किए हैं। हमने हल्का के प्रधान बहुत मजबूती से बनाए हैं। आपको शिवम जी इस बात का आश्चर्य होगा, किसी भी संगठन के पास ऐसा कोई संगठन नहीं है जिनके पास हल्का प्रधान तक भी नहीं होंगे। लेकिन हमारे पास तो हल्का प्रधान होने के बाद हल्का प्रधान की बॉडी भी हमने 11 मेंबर्स की हल्का प्रधान की बॉडी भी हमने गठित कर दी है, जिला की बॉडी भी गठित कर दी है, हमने प्रदेश कार्यकारिणी भी हमने गठित कर दी है। तो एक मजबूत टीम हमने मिलकर के दिग्विजय जी के साथ हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर खड़ी की है। जो पूरी मजबूत टीम आगे बढ़ करके दुष्यंत चौटाला को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए, उनके विजन को आगे लेकर के जाया जाए। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का साथ निभाने के लिए हमने एक मजबूत टीम खड़ी की है। और
जो मेरे को जिम्मेवारी मिली है, और तो कहीं ना कहीं उस जिम्मेवारी को मैं अपने बिल्कुल लगन से मेहनत से निभा रहा हूँ। हमने युवा योद्धा सम्मेलन भी हमने किए, आपको हमने भी हर एक डिस्ट्रिक्ट तरह में, से हमने हर तरीके से। तो जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है, मैं हर वक्त ये सोचता हूँ किस तरीके से अपने संगठन को, अपने युवा संगठन को, अपनी मजबूत जन जनता पार्टी को मजबूत करें। तो हर वक्त मैंने जैसे आपको बताया जी। कि मेहनत दिमाग में है, हाथों में है, पैरों में है। तो सिर्फ दिमाग में रहता है कि जन जनता पार्टी युवा, और पांवों के अंदर चलो, पार्टी को संगठन को मजबूत करना है। तो किसी भी तरीके से हम पीछे नहीं है, आगे बढ़ करके हमारे संगठन को मजबूत करने लगे हुए हैं। मतलब जहाँ पार्टी को आपकी जरूरत पड़ेगी वहां आप पहले खड़े निश्चित रहेंगे। तौर पर शिवम भाई, मैं तो आज तक के जो मेरा कैरियर रहा है, जी। लगभग राजनीति सक्रिय मेरे को 20 साल हो गए। मैंने 20 साल के अंदर, आप इस बात को इंश्योर करोगे कि मैंने 20 साल के अंदर एक भी पार्टी की मीटिंग को नहीं छोड़ा आज तक, कभी अच्छा। भी। नहीं तो चाहे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो लोकल कहीं भी हो, छोड़ने पे कई बार आदमी बीमार भी हो जाता है, हाँ, वो बात हो जाती है। मैं कभी परमात्मा टचवुड के मैं बीमार भी नहीं हुआ हूं, नहीं ये और कभी नहीं, मैं कभी कोई कभी हुआ ही नहीं। मैंने आज तक पार्टी की नहीं, सिंगल बीमारी मीटिंग से अन्य भी हाँ, कोई घर के मैंने कार्य या सिंगल कोई पार्टी अन्य मैंने कार्य पार्टी की सिंगल मीटिंग आज तक कभी विड्रॉ की। लगन है, पार्टी के प्रति प्यार है, पार्टी हमारी माँ है, और इसको जब तक मजबूत नहीं करेंगे तो फिर हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ये दिमाग में ये रहता है कि हमारी पार्टी को मजबूत करना है, दुष्यंत को मजबूत करना है, दिग्विजय को मजबूत करना इसलिए आप हर जगह है। खड़े निश्चित तौर रहते पर 24 घंटे 24 आवर्स मेरे तो फैमिली, मेरे तो वाइफ भी कहती है कि भाई आप तो पार्टी से ही शादी कर लो, ब्याह कर लो, क्योंकि हर तो राजनेता की जिंदगी में हर यही है, जब तक लोगों की मदद करना और इधर से उधर जाना। ये नहीं होता कि अपनी पर्सनल जिंदगी के नहीं, लिए। बिल्कुल पर्सनल जिंदगी राजनीतिक व्यक्ति की खत्म हो जाती है। पर्सनल तो परिवार को भी समय देना पड़ता है, निकालते हैं, पर किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, ये जब जब आपके पास संगठन के अंदर अहम जिम्मेवारी आ जाती है, तो फिर आपको अपने पद के साथ न्याय करना होता है। अगर आप मैं पद लेकर घर बैठ जाऊंगा और संगठन को मजबूत नहीं करूंगा, तो फिर उस पद का कोई फायदा नहीं है। मेरे से कोई अच्छा साथी होगा तो ये पद उसका हकदार है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ, जो पद मुझे मिला है, तो जिम्मेवारी मुझे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, दिविजन जी ने, बिल्कुल। दिग्विजय जी ने मुझे दी है, मैं उस पद के साथ न्याय कर सकूं, उस जिम्मेवारी के साथ न्याय कर सकूं, और अपने संगठन को मजबूत कर सकूं। और जैसे कि अगर आपको आगे भी और भी जिम्मेवारियां सौंपी जाती हैं, तो आप उन जिम्मेवारियों पे भी अड़ग ही रहेंगे या बिना किसी अब तो आदत पड़ चुकी है, पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उसको निभाने के लिए सक्षम है। बगैर पद के भी हम पार्टी आपने के कार्य संगठन करा। मजबूत करने के लिए तैयार है। आपके जितने व्यूवर्स फॉलोअर्स हैं, हरियाणा प्रदेश के, हमारे जिला कैथल के जितने भी दर्शक हैं जो मेरा पॉडकास्ट सुन रहे थे, तो मैं तो आपको भी यही निवेदन करूंगा, हमारे युवा साथी हैं, काम करने का मौका मिला है, और हमारा युवा भाई है, तो आज भी एक नई सोच लेकर के पॉडकास्ट लेकर के आया है। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारे साथी, हमारे भाई को प्रमोट करें, इनके जो चैनल है उनको सब्सक्राइब करें, और यूं ही मैं आपको भी बेस्ट विशेष हैं शुभम भाई, आप अच्छे, आप जो लोगों की आवाज़ को उठाते रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका हमारे इस चैनल को देखने के लिए।